Hi friends, I am Rajesh Kumar. Welcome in my YouTube channel C&D Classes। जैसे कि फ्रेंड्स हमने पिछले वीडियो में ध्वनि प्रदूषण पे कई ऐसे टॉपिक पे चर्चा की है जिसमें परिचय है, शोर की इकाई है, मानव कान की सीमा है, ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं, ध्वनि के प्रकार हैं और शोर से प्रभाव। इन टॉपिक पे हमने चर्चा कर लिया है फ्रेंड्स। बाकी के बचे हुए इस चैप्टर के शेष टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। सो नाउ स्टार्ट हियर। हेलो, नाउ वी स्टार्ट हियर द टॉपिक इफेक्ट्स ऑफ नॉइज। जस्ट यू सी हियर, जो टॉपिक यहाँ पे हमने डिवाइड किया है ध्वनि के प्रभाव, वो 5 भागों में है। पहला हमारा है बातचीत में व्यवधान, जो दूसरा है श्रवण क्षमता में ह्रास, जो तीसरा है वो शारीरिक प्रभाव, जो चौथा है वो मनोवैज्ञानिक प्रभाव, जो 5वां है लर्नर्स पदार्थों पर प्रभाव। तो लर्नर्स, हम यहाँ पे एक एक टॉपिक को हम यहाँ पे फुल डिटेल चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा बातचीत में व्यवधान। लर्नर्स, जैसे कि हम जब कहीं किसी भी व्यक्ति की बातों को सुन रहे होते हैं, अचानक जब कोई प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है तो उस दरमियान हम उस पहले वाली ध्वनि की प्रबलता को हम सुन नहीं सकते। एक उदाहरण के माध्यम से लर्नर्स हम बताना चाहते हैं, यदि शोर का स्तर 100 डेसिबल है और 90 डेसिबल की ध्वनि को हम सुन रहे होते हैं तो उस दरमियान हम ईयर प्लग लगा करके चाहे तो हम ध्वनि की जो 100 डेसिबल वाली उसकी मात्रा को कम करके, डेसिबल को कम करके हम 90 डेसिबल वाली ध्वनि को सुन सकते हैं। लर्नर्स, इसके अलावा तमाम सारे ऐसे आंकड़े दिए गए हैं। यदि व्यक्ति प्रबलता वाली ध्वनि की अगर हम बात करते हैं, वो दूरी पे डिपेंड करता है। यदि ध्वनि से और व्यक्ति से 0.5 फीट की दूरी है तो सामान्य जो ध्वनि होगी वो 70 डेसिबल होगी और उच्च जो उसका डेसिबल होगा 77 होगा। यदि उस आवाज की प्रबलता और ध्वनि से दूरी यदि 2 फीट की होती है तो 59 और उसका जो डेसिबल होगा सामान्य होगा और 65 जो डेसिबल होगा वो उच्च होगा। इस तरीके से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे सामान्य और उच्च आवाज़ की डेसिबल में मात्रा घटती चली जाती है। लर्नर्स, हम यहाँ पे दूसरा जो टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है श्रवण क्षमता में ह्रास। जो श्रवण क्षमता में ह्रास की बात करते हैं तो उसमें हम अलग अलग तरीके से देखते हैं कि श्रवण क्षमता में ह्रास किस किस प्रकार से होता है। जैसे उच्च प्रबलता की ध्वनि की पदार्थों पर सकती है। यदि उच्च प्रबलता की ध्वनि है तो कान के पर्दों को भी फाड़ सकती है, क्योंकि 90 डेसिबल से जैसे भी आवाज उच्च होता है तो व्यक्ति की सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम देना चाह रहे हैं यहाँ पे। सुरक्षा एवं व्यवस्था अधिनियम के अनुसार श्रमिकों और कर्मचारियों को 90 डेसिबल के शोर को 8 घंटे प्रतिदिन काम नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा वह करता है तो वह व्यक्ति कार्य करने की क्षमता घटा सकता है, उस व्यक्ति के अंदर बहरापन भी आ सकता है। फ्रेंड्स, जैसे कि तमाम सारे ऐसे आंकड़े दिए हैं, इसमें भी हम श्रवण क्षमता के ह्रास में भी अगर हम छोटा सा एक आंकड़ा देखते हैं तो लर्नर्स, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 डेसिबल से श्रवण योग्यता की दहलीज मानी जाती है। यहाँ से स्टार्ट होता है। ये 60 डेसिबल की क्षमता को एक व्यक्ति सुनता है तो उस व्यक्ति के अंदर बेचैनी, मानसिक तनाव और अनिद्रा हो सकती है। यदि 80 डेसिबल की ध्वनि को सुनता है तो व्यक्ति में सिरदर्द, थकान, तनाव, कार्य क्षमता में ह्रास। यदि वह व्यक्ति 85 डेसिबल को सुनता है तो बहरापन और श्रावण दोष भी हो सकता है। यदि वह व्यक्ति 90 डेसिबल के ध्वनि को सुनता है तो कान के अतिरिक्त अन्य भाग भी क्षति हो सकते हैं। 100 डेसिबल की ध्वनि को यदि व्यक्ति बराबर सुनता है तो हृदय की धड़कन बढ़ना, रक्त वाहिनियों का सिकुड़ना, रक्त संचार में कमी, तमाम सारे ऐसे चिड़चिड़ापन, रक्तचाप का बढ़ना, गैस्ट्रिक अल्सर, ये तमाम सारी बीमारियां हो सकती हैं। यदि वह व्यक्ति 100 डेसिबल तनाव, थकान, यदि वह व्यक्ति 120 डेसिबल को सुनता है तो उस व्यक्ति में स्मृति में ह्रास, महिलाओं में प्रसव पीड़ा, गर्भ अवस्था में शिशु का बुरा प्रभाव, और 130 डेसिबल को सुनता है तो उस व्यक्ति को उल्टी आना, चक्कर आना, सिर दर्द होना। यदि वह व्यक्ति 140 डेसिबल को सुनता है तो कान में दर्द, अस्थायी बहरापन आदि बीमारियां होती हैं। यदि वह व्यक्ति 150, 160, 190 तक सुनता है तो उस व्यक्ति में
त्वचा में जलन, अत्यधिक समय तक अस्थायी बहरापन और थोड़े समय के लिए वो व्यक्ति पूर्ण रूप से वो अस्थायी रूप में क्या कहता है बहरापन पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं कई प्रकार के इसके टॉपिक में जो हमने यहाँ पे चर्चा किया। अब जो टॉपिक हमारा जो तीसरा है शारीरिक प्रभाव। शारीरिक प्रभाव की अगर हम बात करते हैं तो अचानक जो होती है वह व्यक्ति के नाना प्रकार के प्रभावित करती है। जैसे कि पहला हम टॉपिक इसके अंतर्गत देख रहे हैं हृदय रोग एवं उच्च रक्तचाप। यदि व्यक्ति 90 से 100 डेसिबल की ध्वनि को सुनता है तो उस व्यक्ति के अंदर अचानक धड़कन बढ़ जाती है और जिससे वह रक्तचाप बढ़ने से वह व्यक्ति में चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। फ्रेंड्स इसमें शारीरिक जो प्रभाव है, इसमें जो दूसरा इसका जो सब हेडिंग के रूप में है केंद्रीय तंत्रिका संस्थापन का प्रभाव। जैसे इसमें ये कह रहा है यदि 120 डेसिबल का शोर ध्वनि का सुनता है तो उस व्यक्ति के अंदर स्मरण शक्ति घट जाती है और व्यक्ति सुनने में सक्षम नहीं हो सकता है। इसी शारीरिक प्रभाव के रूप में जो तीसरा हमारा हेडिंग है अंतःस्रावी ग्रंथियों पर प्रभाव। अंतःस्रावी ग्रंथियों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति स्वभाव से चिड़चिड़ा हो जाता है, दिल का दौरा पड़ सकता है और व्यक्ति इसके अलावा मानसिक तनाव में भी वह रह सकता है। फ्रेंड्स जो हम बात कर रहे हैं शारीरिक प्रभाव, इस शारीरिक प्रभाव का जो इसके अंतर्गत जो अगली हेडिंग है वो बहुत ही भयावह है। गर्भ अवस्था में यदि कोई महिला किसी बच्चे को पाल रही है तो उस कंडीशन में 120 डेसिबल की उच्च ध्वनि महिला को साबित हो सकता है कि वह बच्चा जो होता है गर्भ के अंदर नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल इसमें है उस व्यक्ति के जो महिला उस बच्चे को अपने पेट के अंदर पाल रही होती है वह बच्चा जब जन्म लेगा तो बच्चा कई प्रकार के रोगों से ग्रसित होगा। फ्रेंड्स हम अगले टॉपिक पे हम बात करना चाह रहे हैं जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव दिया। मनोवैज्ञानिक प्रभाव से तमाम तरह के भी व्यक्ति ग्रसित हो सकता है बीमारियों से। जो मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए व्यक्ति मदिरा, सिगरेट, नींद की गोली, नशीली दवाइयों का सेवन करना प्रारंभ कर देता है। जब वह व्यक्ति अस्थिर रूप से कार्य नहीं कर पाता, वह व्यक्ति कह सकते हैं कि अत्यधिक मानसिक तनाव से मनुष्य विचलित हो जाता है और व्यक्ति अपने जीवन को जीने में सफल नहीं हो पाता है। फ्रेंड्स जो लास्ट यहाँ टॉपिक यहाँ पे दिया है पदार्थों का प्रभाव। पदार्थों पर जो प्रभाव फ्रेंड्स यहाँ पे दिया है वैसे तो ध्वनि की जो प्रबलता होती है अचेतन पदार्थों पे प्रभाव नहीं डालती है, परंतु जो सुपरसोनिक जो ध्वनियाँ होती हैं, जो बड़े बड़े विस्फोट होते हैं, उससे जो उत्पन्न ध्वनियाँ होती हैं, जो पुराने जीर्ण भवन होते हैं, खिड़कियाँ होती हैं टूट जाती हैं और इस तरीके से प्रभाव पदार्थों पर भी इस प्रबल ध्वनि का भी प्रभाव पड़ता है। तो हाय लर्नर, नाउ वी स्टार्ट हियर मेजरमेंट ऑफ साउंड पोल्यूशन। फ्रेंड्स इस ध्वनि प्रदूषण के मापन में हम देखेंगे कि ध्वनि का प्रदूषण जो मापा जाता है इसके लिए हम डेल या डेसिबल का प्रयोग करते हैं। साउंड लेवल मीटर के द्वारा हम इसको मापते हैं। साउंड लेवल मीटर यह एक साधारण उपकरण होता है जो ध्वनि लेवल को ज्ञात करने में सहायक होता है। इस उपकरण के निम्नलिखित भाग होते हैं। जो हमारा साउंड लेवल मीटर होता है इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। फ्रेंड्स हम आगे इसका चर्चा करने वाले हैं। पहला इसका जो भाग है आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला है हमारा माइक्रोफोन। इसका कार्य यह होता है कि साउंड वेव प्रेशर को ग्रहण करना तथा उस दाब को परिवर्तित की इलेक्ट्रो वोल्टेज में परिवर्तित करना। फ्रेंड्स जो दूसरा टॉपिक यहाँ पे है हमारा अटेन्यूटर। इसका कार्य इलेक्ट्रिक वोल्टेज को परिवर्तित कर एम्पलीफाई करना है। उस लेवल को तय करता है जिस लेवल पर साउंड मेजर की जाती है। फ्रेंड्स जो तीसरा हमारा है यहाँ पे देख रहे होंगे इनपुट एम्पलीफायर। इसका कार्य इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साधारण लेवल तक उठाना होता है। जो चौथा यहाँ पे फ्रेंड्स देख रहे हैं वेइंग नेटवर्क का जो कार्य होता है इस संदर्भ में होता है कि ध्वनि की विद्युत आवृत्ति में संशोधन करना होता है। जो फ्रेंड्स हमारे पांचवा यहाँ पे लिखा है देख रहे होंगे आप आउटपुट एम्पलीफायर। फ्रेंड्स
इसका जो कार्य होता है विद्युत के रूप में परिवर्तित ध्वनि के निकास की आवृत्ति को एम्पलीफाई करना, जिसको इन सारे कंटेंट, इन पांचों कंटेंट का प्रयोग करके हम किसी भी साउंड के प्रबलता को हम नाप सकते हैं कि यह कितना। हाय फ्रेंड्स, नाउ वी टॉक अनदर टॉपिक, कंट्रोल ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा ध्वनि प्रदूषण का रोकथाम। ये बहुत जरूरी कंटेंट है, इसके बारे में मुझे जानकारी होना चाहिए कि किस तरीके से हम ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम को कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए 3 कंटेंट हैं, आप इसको बखूबी देख रहे होंगे। 3 टॉपिक के तहत इसका अध्ययन हम करेंगे। जो पहला टॉपिक है हमारा स्रोत पर नियंत्रण, माध्यम पर नियंत्रण। जो तीसरी टॉपिक है हम अगले पेज में लेकर के आएंगे, प्राप्तकर्ता पर नियंत्रण। ये 3 चीजों पर यदि फ्रेंड्स अगर हम नियंत्रण कर लेते हैं तो ध्वनि प्रदूषण पे नियंत्रण किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे जो हमारा पहला टॉपिक है स्रोत पर नियंत्रण, अर्थात जिस स्रोत से हम शोर चाहे आवाज को प्राप्त करते हैं उस स्रोत पर यदि हम बैन लगा देते हैं तो हम तमाम सारे ऐसे ध्वनि प्रदूषण पे नियंत्रण पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम देख रहे हैं यहाँ पर जैसे टॉपिक में दिया हुआ है, यह ध्वनि प्रदूषण रोकने का एक उत्तम तकनीकी है जिसके माध्यम से होने वाले शोर को हम बचा सकते हैं। जैसे कि अनेक प्रकार के जो साइलेंसर विकसित किए गए हैं, जो उद्योग धंधे, मोटर, वाहन में हम प्रयोग करके तमाम तरह से हम शोर को हम कम कर सकते हैं। इंजन से निकलने वाले तेज शोर को हम रोक सकते हैं साइलेंसर का प्रयोग करके। यदि कोई इंजन है तो उसमें जो लुब्रिकेंट की मात्रा अधिक करके भी हम आवाज को, शोर को हम रोक सकते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि जो शोर कम करने वाले जो पदार्थ में राख के सांचे, शीशे, ईंट, प्लास्टर आदि का प्रयोग करके हम ध्वनि की मात्रा को कम कर सकते हैं। जो फ्रेंड्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो तीसरा हमारा टॉपिक यहाँ पे निकल करके आता है वो ये है कि माध्यम पर नियंत्रण, अर्थात जिस माध्यम से शोर की उत्पत्ति होती है, चाहे शोर हमारे तक आता है, उस पर अगर हम चाहें तो इस माध्यम पर हम प्राप्तकर्ता तक पहुंचने से पहले हम शोर को रोक सकते हैं। जो पहली स्थिति है यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि टॉपिक के रूप में जो आया है, जो माध्यम पर नियंत्रण टॉपिक यहाँ पे देख रहे होंगे फ्रेंड्स, माध्यम पर नियंत्रण। इसकी पहली जो हेडिंग है स्थिति है, इसमें स्रोत और प्राप्तकर्ता के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है, अर्थात जहां से आवाज उत्पन्न होती है वहां और जो जहां पर उस आवाज को पहुंचना होता है, अर्थात दोनों के बीच में जो स्थिति होती है दूरी को बढ़ा दी जाती है। इससे यह होता है कि जो शोर होता है, शोर की मात्रा अर्थात ध्वनि की प्रबलता कम हो जाती है। फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरा जो हमारा है भवन विन्यास, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। भवन विन्यास से तात्पर्य यह होता है कि भवन का विन्यास इस प्रकार होना चाहिए, चाहे भवन को इस प्रकार बनाना चाहिए, कमरों का जो शोर न तो बाहर जा सके न तो अंदर आ सके। जब हम कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रहे होते हैं उसी दौरान यदि हम चाहें तो हम भवन को बनाते समय उसको हम आवाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर न जाए उसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगला जो हमारा टॉपिक इसमें देख रहे होंगे दिशा में परिवर्तन। तो दिशा में परिवर्तन सिंपली सी चीज है, जिस स्रोत से हमें ध्वनि उत्पन्न होता है उसे परिवर्तित करके दूसरे मार्ग में बड़े अवरोध खड़ा करके, जिसे बैरियर कहते हैं, खड़ा कर दें तो उससे टकरा करके जो हमारी जो प्राप्तकर्ता तक वो शोर पहुंचता है उसकी दिशा को परिवर्तित कर करके हम चाहें तो हम आवाज और शोर की मात्रा को कम कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं जो तीसरा जो हमारा हेडिंग, जो अन्य हमारा हेडिंग के रूप में है अवशोषक के रूप में, यह एक बहुत प्रभावित तकनीकी है। फ्रेंड्स इसके माध्यम से यदि हम चाहें तो उनकी दीवारों, फर्शों, छतों आदि में ध्वनि शोषक पदार्थों का प्रयोग करके चाहें तो हम ध्वनि की मात्रा को कम कर सकते हैं। कुछ फर्शों पर ध्वनि शोषक कालीनें बिछाई जाती हैं। कभी ऐसा भी होता है किसी कार्यालय में हम जाते हैं तो सिंपली तरीके से देखते हैं उस कार्यालय में जो कालीन बिछाई गई होती है, उस कालीन जो होती है ध्वनि शोषक होती है और इस तरीके से कालीन छत पर भी लगाई जाती है, जिसके कारण वहाँ ध्वनि को क्या करती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। फ्रेंड्स अगला जो टॉपिक है हम देख रहे हैं मशीनों का समायोजन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो लिखा हुआ मशीनों का समायोजन, मशीनों के समायोजन से तात्पर्य है
कभी ऐसा भी होता है जो पुराने मशीनें हो जाती है तो उस मशीनों को हटा करके भी हम चाहें तो नई मशीन लगा करके भी हम उद्योग धंधे में होने वाले शोर को हम बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारी अगली हेडिंग है आप देख रहे होंगे मफलर का प्रयोग करके। फ्रेंड्स, मफलर से आप वाकिफ हो गए। ठंडी के समय में सर्दी से बचने के लिए हम ऊनी से बने हुए एक मफलर को ढक लेते हैं, जिससे हम वहाँ पे ताप को हम बचाते हैं अपने कान को गर्म रखने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर यदि हम जहाँ से ध्वनि उत्पन्न होता है इस ध्वनि उत्पन्न करने वाली प्रबलता वाले मशीन पर, चाहे कह सकते हैं कि यंत्र पर, यदि हम मफलर के ऊन से बने हुए मफलर को यदि हम क्या कहते हैं उसे ढक देते हैं तो जो प्राप्तकर्ता तक जो ध्वनि होती है वो बहुत कम मात्रा में पहुंचती है। इस तरीके से फ्रेंड हम चाहें तो जो ध्वनि हमारा प्रदूषक की रोकथाम निम्नलिखित बिंदुओं के तहत जो हमारा स्थिति है, भवन विन्यास है, दिशा में परिवर्तन है, अवशोषक है, मशीन का समायोजन है, मफलर का प्रयोग करके हम चाहें तो ध्वनि प्रदूषण की मात्रा को कम कर सकते हैं। इस तरीके से हम इस पे बैन लगा सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, नाउ वी स्टार्ट हियर अनदर टॉपिक दैट इज ISI स्टैंडर्ड्स फॉर नॉइज पॉल्यूशन। भारतीय, जैसे फ्रेंड्स स्क्रीन पे दिखाई दे रहा, भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित मानक, अर्थात इस शोर को कम करने के लिए जो भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित कुछ मापदंड तय किए गए हैं, जिसको 3 हेडिंग के तहत हमको अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सबसे जो तेज ध्वनि जो उत्पन्न होता है वह 3 माध्यम से अत्यधिक निकल करके आता है। हवाई अड्डों एवं राजमार्गों जो सड़क होती है उन पे जो ISI स्टैंडर्ड जो क्या कर सकते हैं एक संस्थान है जो कार्य करती है, वह सुझाव देती है। वो ये कहती है कि यदि नया हवाई अड्डा बनाया जाए तो उस नगर से पर्याप्त दूरी पर बनाया जाना चाहिए तथा आबादी वाले क्षेत्रों से विमान को उड़ाने और उतारने में बचाया जा सके, ताकि वह जो क्षेत्र है जहाँ पर सघन आबादी वाला जगह है उसको पर्याप्त मात्रा में ध्वनि प्रदूषण से बचाया जा सके। फ्रेंड्स, अगला जो इसमें टॉपिक की हम बात करने वाले हैं रेलवे तथा राजमार्गों की स्थिति। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताने का प्रयास ये किया जा रहा है कि जो रेलवे है नगर से बाहर काफ़ी दूरी पर किया जाना चाहिए। नगर का भाग शोर से प्रभावित हो, इसलिए राजमार्ग नगर से बाहर ले जाया जाना चाहिए। फ्रेंड, इसके लिए जो हमारा जो सघन आबादी वाला जगह होता है उसके चारों तरफ से अगल बगल बाईपास बना करके हमको इधर उधर से रास्ता गुजार करके, और चाहें तो फ्रेंड्स हम शोर को कम करने के लिए जो सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करके भी हम चाहें तो हम ध्वनि की मात्रा को कम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो ISI का जो एक स्टैंडर्ड है, जो मानक है, वो ये कहती है कि जो औद्योगिक क्षेत्र की जो स्थिति होती है, जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे औद्योगिक क्षेत्रों की स्थिति। औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति से तात्पर्य यहाँ पे यह है कि आवासीय एवं व्यावसायिक जो क्षेत्र से दूर एवं बाहर भाग में विकसित किए जाने चाहिए। अर्थात जितने भी औद्योगिक क्षेत्र उनकी स्थिति होती है जो व्यावसायिक हो, जो व्यापारिक हो, इनसे दूर हो, और औद्योगिक संस्थानों में संरचना में इसको ध्वनि रोधक अवश्य होना चाहिए। जितने भी औद्योगिक क्षेत्र होते हैं इनको जहाँ पे आबादी रहती है इससे सुदूर स्थान पे लगाएं और व्यापारिक स्थान से सुदूर लगाएं, और जहाँ पे इस तरीके से औद्योगिक हैं वहाँ ध्वनि रोधक मशीनें भी लगाई जानी चाहिए, जितने भी पेड़ पौधे भी लगाने चाहिए। और इस तरीके से चाहें तो इस तरीके से जो एक गाइडलाइन में जो बताया गया है भारतीय दंड संहिता धारा 290 के तहत इस तरीके से सार्वजनिक क्षेत्र में होने वाले कष्ट शोर पैदा करने वाले लोगों को 200 रुपये तक की जुर्माना की भी इसमें बात की गई है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम अपने देश में अपने वातावरण को, अपने कह सकते हैं कि पर्यावरण को हम ध्वनि प्रदूषण से बचा सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।